शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी से निकलकर सुनिंदा सीधे शेयरिंग ऑटो रिक्शा लेकर शहर से 30 किलोमीटर दूर हाईवे के किनारे बने एक टपरी नुमा चाय की दुकान पर पहुंच गई, क्योंकि लाइब्रेरी के पते में उसे अपने नाम का एक ऐसा बेनाम खत मिला था जिसमें लिखा था कि अगर तुम अंशुल के बारे में जानना चाहती हो तो वहीं आ जाओ जहां तुम हमेशा उससे मिला करती थी। उस खत को पढ़ने के बाद सुनिंदा सीधे यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। सुनिंदा को देखकर चाय वाले ने कहा, अरे बिटिया, महीनों बाद आई हो और अंशुल बेटा नहीं आए तुम्हारे साथ। यह सुनकर सुनिंदा अपने मन की घबराहट और बेचैनी को छिपाते हुए बोली, नहीं काका, मैं अकेली ही आई हूँ। तुम्हारे लिए वही तुम्हारी पसंद की बगैर इलायची वाली अदरक की चाय बना दूं? चाय वाले ने बड़े अपनेपन से पूछा। नहीं काका, थोड़ी देर में बना देना, अभी रहने दो। ऐसा कहकर सुनिंदा वहीं सफरी के बाहर लकड़ी की बनी पटिया पर बैठ गई। कॉलेज के दिनों में सुनिंदा और अंशुल अक्सर यहाँ आते थे। सुनिंदा बिना इलायची की अदरक वाली चाय पिया करती थी और अंशुल अदरक इलायची दोनों वाली चाय पीने के बाद घंटों अपने सुनहरे भविष्य की कल्पनाओं में खो जाया करते थे। अंशुल हमेशा कहता था, सुनिंदा, तुम जानती हो जब मैं यूपीएससी क्लियर करके एसपी बनूंगा तो मैं अपने परिवार का पहला एसपी रहूंगा। इस पर सुनिंदा हंसते हुए कहती थी, अरे त्रिपाठी जी, आप तो अपने परिवार के पहले एसपी होंगे, लेकिन मैं तो अपनी बिरादरी की पहली ग्रेजुएट लड़की और पहली प्रथम दर्जे की सरकारी अफसर रहूंगी। सुनिंदा जैसे ही यह कहती, अंशुल उसे छेड़ते हुए कहता था, और त्रिपाठी परिवार की पहली विजातीय बहू भी। यह सुनकर सुनिंदा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता था। सुनिंदा को आज भी अंशुल से अपनी पहली मुलाकात याद है। पहली बार किसी ने सड़क पर झाड़ू लगाते हुए लड़की से बड़ी इज्जत से कहा था, जरा सुनिए, इस स्ट्रीट में भरद्वाज जी का मकान कौन सा है? सुनिंदा ने हिचकते हुए कहा था, जी यहाँ से तीसरा है, थैंक यू। इतना कहकर अंशुल वहां से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया था, लेकिन सुनिंदा का सिर अंशुल के प्रति इज्जत से मन ही मन झुक गया था। इस तरह पहली बार सुनिंदा से किसी ने बात की थी, वरना कोई उसे अरे लड़की तो कोई सुनिंदा कहकर ही बुलाया करता था। कई तो उसे ऐसी भूखी नजरों से देखते थे जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को देखता है। वैसे सुनिंदा हर रोज सड़क की सफाई करने नहीं जाया करती थी। जब कभी उसकी माँ को कोई काम होता था या वह किसी वजह से काम पर नहीं जा पाते थे, उन्हीं हालात में सुनिंदा अपनी माँ की जगह काम पर जाती थी। कहने को तो सुनिंदा का बाप ऑटो रिक्शा चलाता था, लेकिन ऑटो चलाने से ज्यादा वह शराब के नशे में चूर होकर कहीं ना कहीं पड़ा रहता था। दलित तमगे और गरीबी से जूझने के बावजूद सुनिंदा की माँ उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी। वह अपनी बेटी को यह नर्क जैसी जिंदगी नहीं देना चाहती थी। सुनिंदा भी पढ़ने में तेज थी और वह खुद भी कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। इसलिए 12वीं क्लास पास करने के बाद उसने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। उस दिन सड़क की सफाई करने के बाद अपनी माँ के लिए दवाएं लेकर जब सुनिंदा घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके मोहल्ले के इकलौते सरकारी नल के आगे लंबी कतार लगी थी। इतनी बड़ी आबादी वाले मोहल्ले में केवल एक ही नल था। समय पर पानी भरना भी जरूरी था, नहीं तो पानी ही नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में लोग आपस में लड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। सरकारी नल के सामने लगी कतार में आधा घंटा खड़े होने के बाद सुनिंदा को पानी मिला। पानी भरने और घर के दूसरे काम निपटाने के बाद सुनिंदा अपनी बीमार माँ को दवा खिलाकर कॉलेज पहुंची थी। कॉलेज में सुनिंदा की ज्यादा सहेलियां नहीं थी, क्योंकि कोई भी एक ऐसी लड़की से दोस्ती करना पसंद नहीं करता था जिसकी माँ या वह लड़की खुद सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती हो। इस कॉलेज में सुनिंदा की बस एक ही सहेली थी, सरोज, जिसने सुनिंदा की सारी सच्चाई और उसके घर की हालत को देख जानते हुए सुनिंदा से दोस्ती की थी। लेकिन उस दिन सरोज भी कॉलेज नहीं आई थी। कॉलेज में सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद जब सुनिंदा घर के लिए निकली तो कॉलेज के बाहर ही उसे अंशुल मिल गया था और उसने पूछा था, अरे आप यहाँ, क्या आप इस कॉलेज में पढ़ती हैं? सुनिंदा अपने कदम बिना रुके ही बोली थी, जी मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, मतलब आप काम भी करती हैं और पढ़ाई भी? अंशुल ने हैरान होते हुए कहा था। जवाब में सुनिंदा ने कहा था, मेरी माँ सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती हैं। किसी वजह से जब वे काम पर नहीं जा पाती हैं
तभी मैं उनके बदले काम पर जाती हूँ। वह मगर आप पढ़ाई और काम दोनों साथ साथ कैसे कर लेती हैं? यह सुनकर एक पल के लिए सुनिंदा के कदम ठहर गए थे और वह होठों पर थोड़ा व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए बोली थी, गरीबी दूर करने और कुछ करने की चाह इंसान से कुछ भी करा सकती है। इतना कहकर सुनिंदा तेज कदमों से आगे बढ़ गई थी और सुनिंदा से ऐसा जवाब सुनकर अंशुल पल भर के लिए वहीं ठहर गया था। अंशुल और सुनिंदा का कॉलेज भले ही एक नहीं था, लेकिन दोनों का कॉलेज रूट एक ही था। सुनिंदा के गर्ल्स कॉलेज से कुछ ही दूर अंशुल का बॉयज कॉलेज था और कॉलेज का समय भी एक ही था। इस वजह से वे दोनों अक्सर रास्ते में टकरा जाते थे और उनके बीच बातें होने लगती थी। धीरे धीरे सुनिंदा के दिल में अंशुल के प्रति प्यार के अंकुर फूटने लगे थे, लेकिन सुनिंदा अपने और अंशुल के बीच जो जात और हैसियत का फैसला था उसे भी जानती थी, इसलिए वह अंशुल से हमेशा एक दूरी बनाकर रखती थी। इस तरह 1 साल बीत गया था। एक दिन जब सरोज कॉलेज पहुंची तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। यह देखकर सुनिंदा ने उससे पूछा था, अरे तुझे क्या हुआ? तेरी आंखें ऐसे क्यों लग रही हैं? इस पर सुनिंदा के गले लगकर सरोज फूट फूट कर रोने लगी थी। सुनिंदा ने उसे शांत कराते हुए बोली थी, बात क्या है, कुछ तो बता, यूं ही रोती रहेगी? इस पर सरोज सिसकियां भरते हुए बोली थी, इस हफ्ते मेरी सगाई है और अगले महीने शादी। यह सुनकर सुनिंदा हैरानी से बोली थी, और तेरी पढ़ाई का क्या होगा? पापा कह रहे हैं कि अब जो करना है अपने ससुराल में जाकर ही करना। सरोज रोते हुए बोली थी। इधर सुनिंदा अपनी पक्की सहेली सरोज की शादी और उसकी पढ़ाई को लेकर परेशान थी। उधर अंशुल का दिल भी सुनिंदा के लिए धड़कने लगा था, जिसे छिपा पाना अब अंशुल के लिए मुश्किल हो गया था। इसी बीच एक दिन सरोज अपनी शादी से 15 दिन पहले कॉलेज में अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। वह सुनिंदा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली थी, मैं तुझे अपनी शादी में नहीं बुला पाऊंगी क्योंकि पापा ने तुझे साफ बुलाने से मना किया है। यह सुनकर सुनिंदा को बहुत दुख हुआ कि वह अपनी इकलौती सहेली की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी, लेकिन उसे जरा भी बुरा नहीं लगा क्योंकि वह जातिवाद, ऊंच नीच का भेदभाव और लोगों का अपने प्रति इस तरह का बदलाव बचपन से ही खिलती आई थी। अब तो वह इसकी आदी हो चुकी थी। सरोज की शादी हो गई और सुनिंदा अकेली रह गई। ऐसे समय में अंशुल बना सुनिंदा का साथी और फिर यही साथी सुनिंदा का हम सफर बनने का भी दम भरने लगा था। धीरे धीरे सुनिंदा को भी अंशुल पर यकीन होने लगा था और वे दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। सुनिंदा पटिया पर बैठी टकटकी लगाए आसमान को देखती थी, यही सब सोच रही थी। रह रहकर उसके मन में बस यही सवाल आ रहा था कि अंशुल सही सलामत तो होगा ना, और यह खत उसे किसने भेजा होगा? जिसने भी भेजा है वह खुद अब तक क्यों नहीं आया? इधर 3rd ईयर का फाइनल एग्जाम देने और यूपीएसएससी इम्तिहान की तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद अंशुल दिल्ली से कानपुर अपने घर चला गया था, लेकिन उसके बाद ना कभी वह कानपुर से लौटा और ना ही कभी उसका कोई फोन आया था। सुनिंदा ने अंशुल के कुछ दोस्तों और उसके रूममेट से जानने की कोशिश की थी कि आखिर अंशुल है कहाँ, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सुनिंदा ने कई बार उसे फोन भी किया, पर हर बार अंशुल का अर्थ फोन स्विच ऑफ ही बताता था। सुनिंदा पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे अंशुल और अपने प्यार पर पूरा यकीन था। उसे यह भी यकीन था कि अंशुल उसे इस तरह अकेले छोड़कर कभी नहीं जाएगा, वह जरूर लौटेगा। अचानक 6 महीने के बाद सुनिंदा को यह गुमनाम खत मिला, जिसे पढ़कर अंशुल के बारे में जानने के लिए सुनिंदा यहाँ आ गई। सुनिंदा अपने ही विचारों में गुम थी कि तभी वहां एक लंबी कार आकर रुकी, जिसमें से तकरीबन सुनिंदा के उम्र से थोड़ी सी बड़ी एक शादीशुदा औरत उतरी। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में लंबा सा मंगलसूत्र। उस औरत को देखकर सुनिंदा हैरत में पड़ गई। उस औरत ने बिल्कुल वैसी ही साड़ी पहनी थी जैसी साड़ी सुनिंदा ने दिल्ली के कमला मार्केट से पसंद करके अंशुल को दी थी। जब अंशुल ने कहा था कि मुझे एक साड़ी खरीदनी है अपने किसी खास के लिए, उस समय सुनिंदा अंशुल से यह पूछ नहीं पाई थी कि उसे साड़ी किसके लिए खरीदनी है। वह औरत सुनिंदा के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, लगता है कि तुम अंशुल और उसके प्यार को अब तक भूल ही नहीं पाई हो और आज भी उसे पाने की चाह रखती हो, तभी तो खत पढ़ते ही यहाँ दौड़ी चली आई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली लड़की किसी ऊंचे खानदान की बहू बन सकती है, या फिर यह लगता है कि अंशुल पूरे परिवार से बगावत करके
अपने घर की इज्जत ताक पर रखकर तुमसे शादी कर लेगा। अगर ऐसा कोई भी विचार तुम्हारे मन में है तो अंशुल का यह खत पढ़ लो, कभी भी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आएगा। इतना कहकर उस औरत ने खत सुनिंदा की ओर बढ़ा दिया। सुनिंदा कपकपाते हाथों से वह खत खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो सुनिंदा, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने माता पिता का दिल दुखा कर तुम्हें खुशी नहीं दे पाऊंगा। अगर मैंने तुमसे शादी की तो मेरी माँ अपनी जान दे देंगी। मैं अपनी माँ की मौत की वजह नहीं बनना चाहता। तुम अपना ध्यान रखना। यूपीएसएससी की तैयारी मन लगाकर करना। मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छी आईएएस साबित होगी। किसी काबिल लड़के से शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ जाना। खत पढ़ते हुए सुनिंदा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। आंसुओं से खत भी भीग गया। सुनिंदा के खत पढ़ने के बाद वह औरत बोली, अब रोना बंद करो और अंशुल को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इतना कहकर जब वह औरत मुड़कर अपनी कार की तरफ जाने लगी, सुनिंदा ने पीछे से आवाज लगाई, शालिनी दीदी। इतना सुनकर उस औरत के कदम थम गए और वह पीछे मुड़ी। वह कुछ कहती इससे पहले सुनिंदा बोली, मैं आपको पहचान गई हूँ दीदी। मैंने जरूर आपको कभी नहीं देखा, लेकिन जिस तरह अंशुल के शब्दों से बातों से आप मेरी आकृत पहचान गई, ठीक वैसे ही मैंने भी आपकी इच्छा भी पाली। यहाँ से जाने से पहले बस इतना बता दीजिए कि अंशुल कैसा है और कहाँ है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी उससे मिलने की कोशिश नहीं करूंगी। सुनिंदा के इतना कहते ही शालिनी की आंखें भर आई और वे लंबी सांस लेते हुए बोली, सुनिंदा, सच तो यह है कि अंशुल तुमसे बेइंतहा प्यार करता था और तुमसे ही शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बताया तो वह दोनों ही इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। मम्मी ने अंशुल को धमकी दी थी कि अगर वह तुमसे शादी करेगा तो वह अपनी जान दे देंगी। हार कर अंशुल ने मम्मी से वादा किया कि ना तो वह तुमसे बात करेगा और ना शादी। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अंशुल के वादा करते ही मम्मी पापा ने उससे बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी। अंशुल इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मम्मी ने जिद पकड़ ली और अंशुल शादी के लिए मान गया। शादी के ठीक एक रात पहले अंशुल ने मुझे यह चिट्ठी दी और कहा कि मैं यह चिट्ठी तुम तक पहुंचा दूं। नहीं पता था कि उसकी शादी का जोड़ा उसका कफन बन जाएगा और शादी का जश्न मातम में बदल जाएगा। इस बेरहम दुनिया को अलविदा कहने के लिए अपनी ही शादी का दिन चुना। बारात निकलने से पहले अंशुल ने जहर खा लिया और लाख कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। इतना कहकर शालिनी दीदी तेज कदमों से चलकर कार में जा बैठी और वहां से चली गई। सुनिंदा जिंदा लाश भी थी, वहीं खड़ी रही। मैडम जी, आपकी अदरक वाली इलायची वाली चाय। ऑफिस बॉय के ऐसा कहने पर सुनिंदा की तंद्रा भंग हुई। आज पूरे 7 साल के बाद सुनिंदा फिर उसी शहर में थी जहां से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और आज वह एसपी बन गई है। अंशुल आज भी सुनिंदा के दिल में उसकी धड़कन बनकर जिंदा है और वह अपनी जिंदगी के रास्ते पर बिना किसी हमराही के अकेले चल रही है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।